नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मीरा राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट की। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का है, ठीक वैसे ही जैसे कि सीपीसी है। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट कहाँ कहाँ काम आता है? ये आता है आपके हरियाणा जुडिशरी में, ये काम आता है आपके दिल्ली जुडिशरी में, ये काम आता है आपके छत्तीसगढ़ जुडिशरी में। इसके साथ ही साथ एमपी हायर जुडिशरी में भी इसका रोल होता है। साथ ही साथ राजस्थान एडीजे में भी इसका रोल होता है। अभी हाल ही में जब मैं एमपी हायर जुडिशरी का एग्जाम दे के आई तो रजिस्ट्रेशन एक्ट से क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड था और 2 क्वेश्चन जो है कंसेप्ट बेस्ड थे। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के इसमें ऐसा कुछ पूछने जैसा है नहीं। याद करना भी इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है। देखेंगे तो लगभग 90 के आसपास चला जाता है। तो इसमें टोटल सेक्शन जो आपके पास है 93 सेक्शन है, तो थोड़ा लेंदी टाइप है, लेकिन है टू द पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं इसमें, इनडायरेक्टली ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट है क्या और प्री प्लस मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे पढ़ा जा सकता है। तो अगर आप गुजरात जुडिशरी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, पर ये वाला नहीं, वहाँ पे है डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट है। तो चलते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट की तरफ। इसका नाम 1908 है, ये बिल्कुल उसके साथ ही है जैसे कि हमारा सीपीसी है, सीपीसी भी 1908 का है। इसका एक्ट नंबर 16 है, तो मैंने इसे याद किया, एक्ट नंबर 8 दूनी 16, ये 8 है, इसका डबल कर दो 16, तो आपको इसका एक्ट नंबर याद हो गया, बहुत ईजी होगा इसका। फिर इसके अंदर पार्ट्स है, टोटल इसके अंदर 15 पार्ट है, टोटल सेक्शन इसमें 93 है, एक शेड्यूल दिया हुआ है। इसका कमेंसमेंट बिल्कुल वही डेट है जो कि सीपीसी की है, ये भी 1 जनवरी 1909 है जैसा कि सीपीसी है हमारा। देन आता है हमारे पास इसका सिग्नेचर जो है कब हुआ, 18 दिसंबर 1908, यानी जब आया था तभी सिग्नेचर हो गया था दिसंबर में, और ये अप्लाई कर दिया इन्होंने 1 जनवरी को। और नाउ इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में 31 अक्टूबर 2009 के बाद इसको पूरे इंडिया में अप्लाई कर दिया गया है। अब आप जब इसकी चैप्टराइजेशन को देखेंगे, देखने में बहुत 15 है, लेकिन आप देखेंगे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा निकल के आता है। कैसे? देखिए, चैप्टर 1 कहता है, यानी इसका पार्ट वन कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, सबसे लो अपना इंट्रोडक्शन देता है, सेक्शन 1 का 2 कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पास क्या क्या है, पेपर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, इन सब के बारे में इन्होंने बताया है सेक्शन नंबर 1 से 2 तक। फिर नंबर 2 कहता है रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट। अब यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस होगा जो कि आपके रजिस्ट्रेशन का काम करेगा 3 से लेकर 16A तक। फिर आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो पहले प्रीलिमिनरी आया, फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट किया, फिर आपसे डॉक्यूमेंट मंगा दिए, तो आप डॉक्यूमेंट लेकर आए 70 से 22। इस पूरे रजिस्ट्रेशन एक्ट का 2 ही सेक्शन बड़े काम के होते हैं, और वो होते हैं सेक्शन नंबर 17 और सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 17 कहता है कि किन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और सेक्शन 18 कहता है कि ऑप्शनल है, आपकी इच्छा तो कराइए, आपकी इच्छा तो मत कराइए। यही सेक्शन 17 की वजह से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 53A में अमेंडमेंट हुआ, और 2001 में सेक्शन 53A के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया। ठीक वैसे ही रजिस्ट्रेशन एक्ट, और बात करते हैं टीपी एक्ट की, तो टीपी एक्ट का सेक्शन नंबर 4 कहता है, क्या कहा, टीपी एक्ट का सेक्शन नंबर 4 कहता है कि टीपी एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट का सप्लीमेंटल होगा। यानी पहले टीपी एक्ट आया 1881 में, और देन रजिस्ट्रेशन एक्ट आया 1908 में, तो अब प्रीवेल कौन कर रहा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट करता है। तो उसके सेक्शन 1 में भी कह रखा है, कुछ प्रोविजंस को छोड़कर उसके प्रोविजंस है टीपी एक्ट के सेक्शन नंबर 54 पैरा 2 और 3। देन आता है आपके पास 54 पैरा 2 3, फिर आता है आपके पास दूसरा आता है सेक्शन नंबर 59, देन आता है सेक्शन नंबर 107 एंड 123। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शंस मैंने लिखा है जिनमें रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो टीपी एक्ट सेक्शन नंबर कहता है 1 कि ये प्रोविजन रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट में कुछ लिखा है तो पहली प्रायोरिटी उसको प्रिवेल दी जाएगी। देन आता है चैप्टर नंबर 3 डॉक्यूमेंट दे दिए। चैप्टर 4 कहता है टाइम, अब आपको कौन से टाइम पे डॉक्यूमेंट लाके देने हैं। तो चैप्टर 1 कहता है मैं तो प्रीलिमिनरी हूँ, 1 2 का 2, चैप्टर 2 कहता है मैं एस्टैब्लिशमेंट करूँगा 3 से 16A, चैप्टर 3 कहता है मैं आपका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा 17 से 22। नाउ आपको टाइम दे दूँ, कितने बजे आना है, कितने महीने में आना है। यहाँ से प्री का क्वेश्चन आता है जो एमपी हाई जुडिशरी में आया था, और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, जब आप 23 से 27 पढ़ते हैं तो 23 से लगा कि 26 का प्री का एक ही क्वेश्चन का आंसर है 4 मंथ। ये आपका अभी क्लियर हो गया, जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा कि 23 से 26 तक के जो सेक्शन है उनका रजिस्ट्रेशन कराने का ड्यूरेशन क्या है, 4 मंथ के अंदर आपको आना पड़ेगा। और जो सेक्शन 27 है ये आपका सेकंड प्री का क्वेश्चन है, जो क्लियर करता है, क्या क्लियर करता है कि विल का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। सो विल का रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है, नो 4 मंथ।
विल का रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है। तो 100% यहाँ से प्री का क्वेश्चन आता है। एमपी हाई जुडिशियल में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, राजस्थान जुडिशियल में भी आया था, जब राजस्थान जुडिशियल पहले आरजेएस में हुआ करता था, अब आरजेएस में नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 1 ने का मैं प्रीलिमिनरी, सेकंड ने का एस्टेब्लिशमेंट करूंगा, तीसरे ने का डॉक्यूमेंट, चौथे ने को टाइम बता दिया। नाउ आइए प्लेस क्या होगा। ऑब्वियसली जहां पर आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी उसी एरिया के रजिस्ट्रार के पास जाना है। यदि आपकी प्रॉपर्टी राजस्थान में सिचुएटेड है तो राजस्थान में आपको करना पड़ेगा, आप उसके लिए दिल्ली नहीं जा सकते। तो आया प्लेस 28 से 31 और आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी आप बीमार हो जाते हो, आप रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं आ सकते हो, तो सब रजिस्ट्रार अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस आपके घर पे आकर भी सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आता है प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। फाइनली सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, अब आइए और कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने प्रेजेंट कर दीजिए 32 से 35 तक। जैसे 32 से 35 किया तो वो कहेंगे अच्छा हम कैसे मांग ले, आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सही है, तो कहता है एनफोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव विटनेसेस। आप जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने ला रहे हो उसके लिए आपको रजिस्ट्रार, आप जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने ला रहे हो उसके लिए जिसने एग्जीक्यूट किया उस निष्पादक को लाना पड़ेगा और साथ में आपको विटनेसेस भी लाने पड़ेंगे। 36 से 39 फिर यहाँ पे विटनेसेस की फोटोज लगती है, उनके हाथों की अंगुलियों के थंब होते हैं उनका भी निशान लगते हैं, आपके जो एग्जीक्यूट होते हैं उनके भी निशान लगते हैं। ये प्रैक्टिकली रजिस्ट्रार ऑफिस में चलता है। तो चैप्टर 1 पार्ट 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, पार्ट 2 कहता है एस्टेब्लिशमेंट करूँगा, पार्ट 3 कहता है डॉक्यूमेंट क्या होंगे, पार्ट 4 कहता है प्रेजेंटेशन का टाइम क्या होगा, पार्ट 5 कहता है प्लेस क्या होगा, पार्ट 6 कहता है डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दीजिए और 7 कहता है कि इसके लिए एग्जीक्यूटिव और विटनेसेस को लेकर आ जाइए। देन आता है आपके पास पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 कहता है विल। अब बताओ मैं विल को लेके आऊँ, अभी भी मैंने कहा सेक्शन 27 कहता है कि विल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन विल क्या होती है, आदमी अपने जीते जी एक डॉक्यूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करता है जिसको बोलते हैं टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। वो प्रिपेयर करके रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कर देता है और जब वो मर जाता है उसके बाद वो ओपन होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो नाउ प्रेजेंटिंग विल एंड ऑथोरेटिव अडॉप्शन, यहाँ पे अडॉप्शन का भी एक होता है कि जब अडॉप्ट करते हैं हम उसका भी रजिस्ट्रेशन कब और कैसे कराया जाता है। जनरली हिंदू लॉ कहता है कि अडॉप्शन का रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, बट यहाँ पर इन्होंने कहा कि अडॉप्शन से उसको राइट क्रिएट होते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि विल का राइट अडॉप्शन से क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 40 से लेके 41 तक। और फिर विल को डिपॉजिट करवा दीजिए 42 से 46। यहीं से प्री का सवाल है, विल को डिपॉजिट कौन करा सकता है, जो विल लिखता है वही कराता है, जो अडॉप्शन लेता है वो अडॉप्शन की बताता है। लेकिन जब मरने वाला अडॉप्शन लेने वाला अवेलेबल नहीं है तो अडॉप्टेड पर्सन खुद भी जाके अपने आप को करवा सकता है 42 से 46। और देन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन IMP, यहाँ से फिर से एक प्री का क्वेश्चन बनता है। देखिए अगर आपका इफेक्ट क्या है, अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो ज़्यादा वैल्यू रखेगा, अगर एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है दूसरा अनरजिस्टर्ड है तो दोनों में से किसका वैल्यू होगा, जो रजिस्टर्ड होगा। फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है सेक्शन 47 से कि आपका डॉक्यूमेंट किस दिन से माना जाएगा, जिस दिन आपने और मैंने मिलकर एग्रीमेंट किया उस दिन से या जिस दिन हमने रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्री करी उस दिन से। तो सेक्शन 47 डिपेंड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, पूर्विकता का सिद्धांत, जिस दिन हम दोनों बैठ के एग्रीमेंट करते हैं उस डेट से रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। यही प्री का क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है, जो बात करता है 47 से 50। और सेक्शन 49 यदि आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो एविडेंस में यूज नहीं किया जाएगा। यह 49 मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 8 कहता है प्रेजेंटिंग विल एंड अथॉरिटीज, 9 कहता है डिपॉजिट ऑफ विल और 10 कहता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन। आप जी पार्टनरशिप एक्ट देख लीजिए, पार्टनरशिप एक्ट का भी आप देखेंगे सेक्शन नंबर 69, वो भी कहता है पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होगी तो उसका वैल्यू होगा और पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उसका वैल्यू नहीं होगा। देन आता है आपके पास 11। फाइनली यहाँ पे रजिस्ट्रार साहब बैठेंगे, सब रजिस्ट्रार साहब बैठेंगे जिनको हम रजिस्ट्रिंग ऑफिसर बोलेंगे, उनकी पार्ट्स क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। 51 से 70 तक बताया हुआ है। ये इसमें बहुत कम सेक्शन है जो हमारे काम के होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और देन आता है चैप्टर नंबर 12, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार इज नॉट बाउंडेशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, उनका डिस्कशन पार है। अगर उनको डॉक्यूमेंट सही नहीं लगे तो रजिस्ट्रेशन से डिनाई भी कर सकते हैं 71 से लेकर 77 तक। और चैप्टर 13 कहता है कि जिसको भी डॉक्यूमेंट देखने हैं उनकी कॉपीज़ लेनी है तो फ़ी पे करनी पड़ेगी। फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन, उनको सर्च करना है उनकी कॉपीज़ के लिए 78 से 80 फ्री में कुछ नहीं होगा। अब आता है चैप्टर नंबर आपका 14। यदि तुम रजिस्ट्रेशन कराने आते हो और रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई तरह का फॉल्स डॉक्यूमेंट देते हो या फॉल्स एविडेंस देते हो तो आपके ऊपर लगाई जाएगी पेनल्टी, जो बात करता है सेक्शन 81 से 84 तक। और देन आता है चैप्टर नंबर 15 और वो कहता है मैं तो मिसलेनियस हूँ, सब कुछ खत्म।
जो बात करता है सेक्शन नंबर 85 से 93, यहाँ पे कुछ सेक्शंस हमारे काम के जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कब कब जो है रजिस्ट्रेशन से आपको क्या कर सकती है, एग्जेम्पशन दे सकती है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं, कब कब दे सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम किसी एक्ट को ओवरव्यू पढ़ते हैं तो हमें आधा वो एक्ट समझ में आ जाता है, क्यों कहना क्या चाहता है, वहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कि किस पर्पज़ के लिए आया है, इसका काम क्या है, ये खुद भी पनिशमेंट दे रहा है, सारा काम रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार कर रहा है। यदि आप फॉल्स करते हो तो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार थोड़ी देगा आपको पनिशमेंट, ये रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार जिनके ऑफिस के अंदर आपने फ्रॉड किया है, झूठा एविडेंस दिया, वो आपके अगेंस्ट जाके जो है कोर्ट के अंदर आपके ऊपर केस फाइल करेंगे, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा कोर्ट होगा, क्या उनका लेवल होगा, मान लो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार ऑफिस अवेलेबल नहीं है तो उस समय डीजे कोर्ट कब जो है रजिस्ट्री करेगा, कब नहीं करेगा, ये सारा इसमें दे रखा है। तो प्री पॉइंट ऑफिसर जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, छत्तीसगढ़ बहुत मैक्सिमम रहते हैं इसके अंदर, तो बहुत ईजी है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। बाकी आप यूनिक लॉ क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं तो इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिल जाएगी। आप क्लासेस भी ले सकते हैं, पूरा फाउंडेशन बैच में भी कोर्स अवेलेबल है, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी इसको ले सकते हैं। तो इस एक्ट को अधिक पढ़ने के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है और साथ ही साथ जो लाइव क्लासेस चलती है उसके सेम डेज आपकी क्लास कंप्लीट होते लाइव आपको रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल पे मिल जाती है। आप जाके सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर में जो है आप ऐप देख सकते हैं और उस ऐप में आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो है फ्री मिलेगी, आप बिल्कुल वो ले सकते हैं। तो प्ले स्टोर में जाके लिखिए सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस, वहाँ पे एक ऐप खुलेगा, उसको आप जी अपना डाउनलोड कर लीजिए और जल्द ही आपको डेली के रोज के 10-10 क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।